हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी एंड थिंकिंग। आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, हमने रेजोनेंस और मेसोमेरिक को अच्छे से जान लिया था। आज इसको कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, और पीवाईक्यू ये क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे, अप्लाई करके एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, उससे पहले हम क्या करेंगे, पहली क्लास में जैसा कि हमने रेजोनेंस देख लिया था, सारी कंडीशन क्या कैसे होती हैं, ये क्वेश्चन थे ना टेस्ट और कॉन्सेप्ट वाला, उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम थोड़ा सा आपको रिव्यू ही दे देते हैं आज एप्लीकेशन पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए, एप्लीकेशन पार्ट में जो होता है रेजोनेंस में, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोनाइज, स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, आर्थो इफेक्ट, एसआईपी, एसआईआर, एरोमेटिसिटी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाइब्रिडाइजेशन। अगर इतनी सारी चीज़ें आप देख लेते हो तो आपका रेजोनेंस बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। ठीक है ना, हम आपको ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे इसी कॉन्सेप्ट बताने के बाद। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक पहले तो देखो, ये हमारा पीवाईक्यू आईआईटी का ही है। ठीक है, इसमें पूछा था टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो बना लो बस, वही कंडीशन तो आपको याद ही होगा रेजोनेंस का कहाँ पे होता है, ए बी। जिसको अगर थोड़ा भी डाउट हो तो आप पिछले लेक्चर्स देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बस देखो, यही कंडीशन होता है, तो ये तो देख लो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बना लो, तो क्या हो जाएगा, एक एक करके बना लेते हैं आराम से। बिल्कुल, यहाँ पे डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आएगा, नेगेटिव चार्ज उठ के यहाँ चला जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। अगले स्टेप में फिर ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ। ठीक है ना, अगर डाउट हो इसमें तो आप वीडियो देख लेना, लास्ट वाली हमने बताया था पूरे अच्छे से। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा। यहाँ से देखो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो नेगेटिव चार्ज इधर रेजोनेंस कर ले, एक तो इधर कर ले। तो आप पहले इधर वाला हम करके बना देते हैं, देख लेते हैं। तो देखो, तो हमारा ऐसे ऐसे, और डबल उठ के यहाँ आएगा, ये नेगेटिव उठ के यहाँ चला जाएगा। ठीक है ना, फिर इसे बनाएंगे तो ये डबल उठ के यहाँ, और नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो टोटल पॉसिबल पूछा है ना, तो सारे आपको बनाने होंगे। तो यहाँ पे उठ के ऐसे, और हमारा क्या हो जाता है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, अब कोई पॉसिबिलिटी तो बन नहीं रही है, आपको दिख रहा है। तो अब आगे देखते हैं, अब यहाँ से इस रास्ते से चलते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। इस रास्ते से भी बना लो, कितनी पॉसिबल है। ये डबल बॉन्ड जब बाकी जैसे है वैसे लिख लो, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड उठ के यहाँ, ये नेगेटिव यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ। ठीक है ना, अब देखो अगले स्टेप में फिर से ये नेगेटिव यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये नेगेटिव यहाँ, देख लो। तो वही काम करना है, एक एक बार देख लो। यहाँ ऐसे, बाकी को तो वैसे ही रहने दो जैसे है। अब अगले स्टेप में देखो, ये नेगेटिव यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, देख लो आप। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ। अब एक पॉसिबिलिटी तो और है, ये डबल बॉन्ड क्या है, ये नेगेटिव यहाँ। तो देख लो आप कैसे बन रहा है, ये कुछ ऐसा हमारा आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, देख रहा है। अब काउंट कर लो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब किसी के मन में होगा सर ये वाला और पहला वाला तो सेम ही है, सेम नहीं है डियर। देखो यहाँ पे मैच कराओ, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे है, यहाँ पे देखो ऐसे वर्टिकल है, तो ये अलग हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे मैच कराओ, यहाँ पे इस रिंग पे ऐसे है, और इस रिंग पे देखो ऐसे है, तो ये अलग काउंट करते हैं। ठीक है, याद रखना। तो टोटल 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। ठीक है, बाकी इसी तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर लेना घर पे। दूसरा क्वेश्चन है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, इसे कर तो दिया ही हूँ, फिर भी आप खुद से करना। देखो नेगेटिव उठ के यहाँ आया, डबल बॉन्ड उठ के यहाँ गया, हाँ। फिर ये वाला उठ के यहाँ नेगेटिव आया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, ये बन गया। फिर ये नेगेटिव उठ के यहाँ आया, डबल बॉन्ड यहाँ आया, देखो यहाँ आया, डबल बॉन्ड यहाँ। फिर ये नेगेटिव उठ के यहाँ आया, और फिर ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ गया, दिख रहा है। और ये नेगेटिव उठ के यहाँ गया, ये डबल बॉन्ड के यहाँ आया। फिर से वही पूरा पहला और लास्ट सिमिलर हो गया। तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछेगा ना, तो जो सिमिलर होते हैं उसे एक काउंट करते हैं, जैसे ये और ये एक ही कंसीडर किया जाएगा। तो टोटल कितनी हुई, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो टोटल 5 होंगे। अब एक बात ध्यान देना, अगर कभी आपसे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने को कहे, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो बस ये देख लिया करो, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ, पांचों कार्बन पे घूम रहा है। जैसे 1 2 दिख रहा, आपको दिख नहीं रहा, 1 2 3 4 5, देखो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, पांचों कार्बन पे घूम रहा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का कितने में बंटवारा हो रहा है, शेयरिंग कितने हो रहा है,
5 कार्बन पे, एक नेगेटिव का 5 कार्बन में बंटवारा हो रहा है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनता है देखो बता देते हैं। कहने का मतलब है नेगेटिव चार्ज 4 पूरे रिंग में घूम रहा है, हर एक कार्बन पे गया है, देखो हर एक। तो रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे बनता है कुछ, ये ऐसे दिखा देते हैं सर्किल बना के, ये नेगेटिव चार्ज ये बताता है कि ये नेगेटिव चार्ज पूरे कार्बन पे टहल रहा है। अगर आपको और ऐसे भी कभी कभी लिखने को आ जाता है कि हर कार्बन पे कितना शेयरिंग हुआ नेगेटिव चार्ज का, तो 1 - 1/5, क्या -1/5 कहोगे ये सर कैसे आया। देखो एक नेगेटिव चार्ज था, 5 लोगों में बंटवारा हुआ है, तो वही हर एक को कितना मिलेगा, -1/5 -1/5 -1/5 -1/5। इसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, ये भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है, ठीक है ना। अब आइए स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कहाँ गया मेरा, एक सेकेंड, हाँ देखो एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में हम पहला पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो कभी भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने को है ना, हमेशा 4 रूल फॉलो करना है, 4। अगर 4 कर लेते हो तो सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, और स्टेप वाइज फॉलो करना है, जैसे मैंने 4 रूल बताए। देखो हमेशा अनचार्ज स्पेसिस मॉलिक्यूल जो होता है मोर स्टेबल होता है चार्ज, जैसे एग्जाम्पल है स्टेबिलिटी आपको बताना है, तो कौन स्टेबल होगा, देखो ये वाला अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं है इसमें, इस पर चार्ज है, एक चार्ज है, दिख रहा है, तो हमारा कौन स्टेबल हो जाएगा, अनचार्ज वाला, ए इज मोर स्टेबल देन बी, ठीक है। दूसरा देख लो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जितना ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। अगर मान लो पहला कंडीशन फेल कर गया, दोनों चार्ज हैं, तो इस दूसरे स्टेप पे आ जाना। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितना होगा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो अगर एग्जांपल लेते हैं तो देखो पहला कंडीशन, ये दोनों चार्ज हैं, तो पहला केस फेल हो गया, पहला केस फेल। दूसरा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख लो, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, दिख रहा है ना, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 2 पाई 1 स्कीमा, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ, बी इज मोर स्टेबल देन ए, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या कहता है हमारा, तीसरा कंडीशन कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। सिंपल भाषा में इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कौन होते हैं, ये आर्डर होता है, आपको तो स्टार्टिंग में बताया ही था, फिर भी बता देते हैं। तो देखो ऐसे एग्जांपल देख लो, अगर इनमें स्टेबिलिटी पूछा जाए तो स्टेप वाइज चलना। पहला देखो दोनों चार्ज है, दोनों पे चार्ज है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख लो, दूसरा बताए तो इसमें भी 1 पाई है, इसमें भी 1 पाई, ये फेल हो गया। अब तीसरे पे आ जाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, तो नेगेटिव चार्ज किसको पसंद सबसे ज़्यादा होता है, फ्लोरीन को, फिर ऑक्सीजन को, फिर नाइट्रोजन को, फिर कार्बन को। तो देखो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, दिख रहा है। तो किसको ज़्यादा पसंद होगा नेगेटिव, ऑक्सीजन को कि कार्बन को, ऑक्सीजन को। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला, ठीक है ना, बी इज मोर स्टेबल देन ए। अब देख लो, अब एक रूल और याद रख लेना, सेम चार्जेस शुड बी मोर सेपरेशन। अगर मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो जितना दूर होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, दूर 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 लिख लो, इतना स्टेबल होगा। और अगर अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो पास 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 स्टेबल होगा, बस इतना याद रख लो, दिख रहा है। तो बस एग्जांपल जैसे ये देख लो, यहाँ पे देखो पहला रूल, पहले स्टेप बाई चलना है। पहला रूल दोनों चार्ज हैं, हाँ दोनों चार्ज हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में सेम है, 1 2 3 1 2 3 सेम है। तीसरा रूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। तो अब देखो अब चौथा रूल क्या कहता है, सेपरेशन वाला देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव जितना दूर होंगे, देखो हमने क्या बोला, सेम चार्ज दूर दूर होने चाहिए, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दूर है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पास हैं, अपोजिट चार्ज हैं, अपोजिट चार्ज पास पास होने चाहिए, तो ये पास पास है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, बी इज मोर स्टेबल देन ए, यही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला रूल कुछ याद कर लीजिए, देखिए अगला रूल हमारा कहता है कि यहाँ पे देखिए क्लोज्ड कंजुगेशन स्टेबल, ठीक है ना, ओपन कंजुगेशन। तो अब कंजुगेशन मतलब अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, वो तो या स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कंजुगेशन का मतलब। देखो अब क्या हो जाएगा, एक इसमें तो दोनों अनचार्ज हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है, 3 पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, तो हमेशा याद रख लेना क्लोज्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है ओपन से, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रख लेना, लीनियर कंजुगेटेड सिस्टम इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेटेड। लीनियर कंजुगेटेड, क्रॉस कंजुगेटेड क्या होता है, देखो इसमें भी 3 पाई, इसमें भी 3 पाई, ये भी ओपन है खुला है, ये भी ओपन है। अब क्या लगाओगे, अब क्रॉस कंजुगेशन और लीनियर कंजुगेशन लगाओ। देखो यहाँ पे ये लीनियर रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस तो आपने पढ़ा है स्टार्टिंग में, यहाँ पे देखो ऐसे भी रेजोनेंस हो रहा है
और ऐसे इधर साइड भी रेजोनेंस कर रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये क्रॉस हुआ, देखो क्रॉस टाइप दिख रहा है, ऐसे ऐसे क्रॉस है, और ये एक ही साइड रेजोनेंस हो रहा है, तो लीनियर वाला मोर स्टेबल होता है क्रॉस से। ठीक है, ये प्रैक्टिस है, कुछ चाहो तो आप प्रैक्टिस कर लो। देखो इसमें स्टेबिलिटी बताना है, बस वही रूल स्टेप वाइज फॉलो करना। देखो दोनों चार्ज है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, तो इसमें क्या है, लीनियर और क्रॉस देख लो। देखो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है इसके साथ ऐसे ऐसे, यहाँ पे एक ही साइड लीनियर हो रहा है, तो लीनियर वाला मोर स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो, इसे याद रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे कौन सा फैक्टर लगाओगे आप, यहाँ पे आप ये लगाओ। देखो दोनों अनचार्ज है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है, अब क्या लगाओगे, पॉजिटिव निगेटिव तो है ही नहीं, तो अब यहाँ पे हमेशा याद रख लेना, अगर अलग अलग ग्रुप या पीरियड के एलिमेंट हैं, देखो ये अलग अलग ग्रुप या पीरियड के एलिमेंट है, अलग अलग, ठीक है ना, ग्रुप या पीरियड के एलिमेंट है, तो हमेशा साइज फैक्टर देखा करो। स्मॉल साइज जितना होगा, स्मॉल साइज क्या होता है, उतना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ओवरलैपिंग के। तो देखो ये शायद 2p है और ये 3p है, तो इसका साइज स्मॉल है, इसका बड़ा है, तो इसका स्मॉल साइज है, तो यहाँ पे क्या होता है, याद रख लो अभी बस ऐसे कि स्मॉल साइज मतलब ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, अच्छे से होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है। बस इतना याद रख लो, साइज अगर अलग अलग ग्रुप या पीरियड के हैं ये, तो स्मॉल साइज ज़्यादा स्टेबल होता है। ये स्मॉल इसके साथ ज़्यादा कंजुगेशन कर लेगा ईजिली, और इसके साथ थोड़ा डिफिकल्ट करेगा इसके कंपेरिजन में। ठीक है ना, रेजोनेंस तो दोनों जगह हो रहा है, ठीक है ना, ये तो बात कन्फर्म है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा ऐसे देखा करो। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन लगाओगे, यहाँ पे आप कहोगे सर अब ये तो ठीक है, अब यहाँ पे आप कैसे कहो, फिर यहाँ पे स्मॉल साइज लगाओगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप साफ साफ दिख रहा है ये पीरियड के ही एलिमेंट है, वो मैंने अलग अलग बताया, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है। तो अगर एक ही पीरियड के एलिमेंट होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर देखा करो, जहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छा डोनर होगा, अच्छा लोन पेयर को। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर इजीली कौन डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन इसको इजीली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ ऑक्सीजन इजीली पार्टिसिपेट नहीं करने देगा रेजोनेंस में, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसको पसंद होंगे नहीं देगा, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, अगर अलग अलग ग्रुप के हों तो क्या देखना है आपको, साइज फैक्टर देखना है। ठीक है ना, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लो, एक आपके लिए है। ठीक है, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। और एक चीज़ और याद रख लो आप, हाँ, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होता है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है। जैसे कि यही क्वेश्चन आप देख लो, इसी में देख लो आप, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, ये किया है और ये किया है, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे रेजोनेंस कितनी बार हो रहा है, देख लो यहाँ पे कितना, ये ऐसे ऐसे हो रहा है रेजोनेंस, ठीक है ना, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है तो ज़्यादा रेजोनेंस होगा, क्लियर सी बात है, दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, कहने का मतलब जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है उतना जितना अधिक रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, उतना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है, याद रख लो। ठीक है ना, एनर्जी होती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, या सेपरेशन वाला एक क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे, तो उसको भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये वाला कर लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं अभी। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, अब रेजोनेंस स्टेबिलिटी हमने निकालना पढ़ लिया, तो इसको भी पढ़ ही लेते हैं। देखो तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे आप कैसे अप्रोच करोगे, दोनों अनचार्ज हैं, दोनों नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, ठीक है ना। अब इसे क्या करोगे कि इसमें मतलब क्या अनकॉमन फैक्टर है, तो इसको पहले क्या कर लो, ब्रेक कर लो। ब्रेक कैसे कर लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लो। कैसे बनेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कैसे बनेगा, याद है ना, ABCD याद है ना, तो बस वैसे ही बना लो, कुछ करना नहीं है। वहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, दिख रहा है। और ऐसे इसका बना लोगे तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ, इसका भी बना लोगे और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे बना लो, इसका भी बना लो, तभी समझ पाओगे ये क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आपको बताया है, उसमें नहीं कन्फ्यूज होना यहाँ पे, तब क्लियर है। देख लो ये चौथा वाला रूल अगर स्टेप फॉलो करोगे, चौथा वाला याद कर लो, क्या बोल रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होने चाहिए, पास पास होने चाहिए।
तो देख लो कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पास पास है, ये पास पास है, ये सेम चार्ज पास पास है, ये तो भैया पसंद ही नहीं करेगा, ये तो मतलब लेस स्टेबल हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे पास पास है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, याद रख लेना। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए अब क्या देखना है हमको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखिए कार्बो एप्लीकेशन दूसरा पार्ट देखेंगे, एप्लीकेशन रेजोनेंस का, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखो एक चीज़ याद रख लो, इसे कार्बोकैटायन की जब भी स्टेबिलिटी देखना तो वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेसोमेरिक रेजोनेंस। एक ही बताया, आपको बताया था डिफरेंस क्या होता है मेसोमेरिक और रेजोनेंस में। रेजोनेंस का भाई ही मेसोमेरिक होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई या प्लस एच। ये एच आपने पढ़ा है नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जो पढ़ा है इंडक्टिव रेजोनेंस देख लेना। और अगर ध्यान देना कभी भी ये बात हो जाए कि कौन मजबूत होता है, रेजोनेंस या इंडक्टिव, तो हमेशा रेजोनेंस होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन होता है, फिर इंडक्टिव होता है। ये चीज़ें याद रखना। तो जो आपको पता है वो फैक्टर लगा के आप सॉल्व कर लेना क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये IIT का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी देखना है। सबसे पहले इंडक्टिव देख ले, ये कितना डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ठीक है ना। इंडक्टिव तो वीक इफेक्ट होता है तो इसको देखना भी नहीं है। सबसे पहले रेजोनेंस याद देखो, रेजोनेंस याद आया कुछ। ये लोन पेयर के बगल वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो वहाँ बैक बॉन्डिंग होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, हमेशा याद रख लेना, ठीक है ना। तो ये एक बात तो क्लियर हो गई, कभी भी यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस तो जहाँ पे होता है रेजोनेंस मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई। और ये कौन से टाइप का रेजोनेंस है, बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना, याद रख लेना। अब बात आती है बी और सी में कंपेयर करना है, तो बी और सी में अब यहाँ पे तो रेजोनेंस हो नहीं रहा है, क्लियर बात है। अब यहाँ पे इंडक्टिव सोच लो, इंडक्टिव क्या सोचोगे कि कार्बोकैटायन को क्या पसंद होता है, कार्बोकैटायन को क्या पसंद होता है, प्लस आई ना। तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ये माइनस आई लगा रहा है, यहाँ पर भी माइनस आई लगा रहा है। तो अब माइनस आई तो पसंद नहीं होता, तो माइनस आई जितना दूर होगा कार्बोकैटायन से उतना ही अच्छा होगा। तो देखो यहाँ से 1-2 कार्बन की डिस्टेंस पे, यहाँ पे एक ही कार्बन की डिस्टेंस पे है, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, बी होगा, फिर ये होगा कार्बोकैटायन को, क्योंकि माइनस आई नहीं पसंद होता है, ठीक है ना। और माइनस आई प्लस आई मैंने आपको बताया, CBA होगा, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन है ये वाला भी, ये भी IIT का क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, तो इसको भी कर लो चाहो तो। बस यहाँ पे देखो अरे ये तो लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग, तो बैक बॉन्डिंग आ गया, लोन ये रेजोनेंस तो मतलब स्टेबिलिटी बढ़ ही गई। अब देखो यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग, अरे ये तो बहुत बढ़ गई, यहाँ पे भी बढ़ गई, ये दोनों में तो बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो एक बात तो क्लियर होगी, ये दोनों पीछे होंगे। अब बात आती है इनमें कौन होगा सर ज़्यादा, तो इनमें देखो ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, और इनमें ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री है, बैक बॉन्डिंग तो कॉमन हो गया। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, होता है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट हो गया, फिर थर्ड हो गया। अब इन दोनों में देखना है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया, फिर सेकेंड हो गया, फिर फोर्थ हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। और कभी भी आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखना हो तो आप ये याद रख लेना, इस अप्रोच से चलना। सबसे पहले बैक बॉन्डिंग को डोमिनेटिंग फैक्टर मानना, फिर एरोमेटिक को, फिर मेसोमेरिक, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव, ठीक है। बैक बॉन्डिंग मतलब क्या, लोन पेयर के बगल वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है ना, याद रखना। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन देख लो, कार्बन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं, -M, -I, -R, -H और बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब कहोगे सर -M ये तो पढ़ा नहीं है, हाइपर कंजुगेशन, कोई बात नहीं, जो पढ़ा है उसे अप्लाई कर लेना, ठीक है ना, उससे भी क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी हम एक बार पूरा GOC जब खत्म कर लेंगे उसके बाद सबको कंबाइन करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, अरे ये नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, याद आया। यहाँ पे तो ये d ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है, d ऑर्बिटल, इसका वैकेंट ऑर्बिटल खाली है सल्फर का, याद है ना, सल्फर का वैकेंट d ऑर्बिटल खाली है। याद इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आता है ना, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 10 2 12 और 12 4 16, हाँ सल्फर का कितना होता है 16, हाँ 10 16, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3s 3p 4s 3d। तो देखो d खाली है ना। अब आप कहोगे सर इसके बीच में तो यार अरे इससे कुछ मतलब नहीं है ना, 3 वाले को देखो, तो ये तो यहीं पे हो गया 2 2 4 10 2 12 4 16, सल्फर का 16 होता है, ठीक है ना, और ये d खाली हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे d ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा, नेगेटिव चार्ज के बगल d ऑर्बिटल खाली होता है तो वहाँ पे d ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है, तो वो तो ज़्यादा स्टेबल, यहाँ तो खाली ही नहीं है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, याद रख लें ये सब चीज़ें, ठीक है ना।
तो हमेशा यहाँ पे डी और रेजोनेंस हो गया तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना। अब देखो अगले स्टेप में देख लेते हैं। अगले स्टेप में या कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो हमने लिया था शायद अगर देख लेते हैं कुछ होगा तो उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, स्टार्टिंग वाला ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अभी, जो मैच कर रहा है ये वाला कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो इसी से रिलेटेड था तो सॉल्व करा देते हैं। देखो Cl और Cl फ्लोरीन, यहाँ पे कौन ज़्यादा, अगर मैं आपसे पूछूं कौन ज़्यादा स्टेबल होगा तो बस देखो नेगेटिव चार्ज पर यहाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, ठीक है ना। अब इसे भी सॉल्व कर लो, इसे भी अगर चाहोगे तो कर लोगे। कैसे हो जाएगा, वहीं पे यहाँ पे ये इसके पास डी ऑर्बिटल है, खाली है, इसके बगल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन आप स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैंने बताया उसके बेसिस पे सॉल्व करना, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाकी इसको हम बताएंगे लास्ट में, अगर नहीं होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। अब देखो अगला देख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को अगर आपको कभी सॉल्व करना हुआ ना तो आप हमेशा जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी निकालते हो ना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी निकालते हो तो आप उसी तरीके से इसकी भी निकाल लेना। कैसे, देखो जैसे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पूछा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेसोमेरिक हाइपर कंजुगेशन आई, और कौन वाले प्लस आई प्लस एच, और जितने भी प्लस वाले ग्रुप होते हैं उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जितने भी माइनस लगाने वाले ग्रुप होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते देख लो, ये मान लो ई फ्री रेडिकल ये रेजोनेंस कर रहा है, इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पर भी ये 2 डिग्री है, कार्बोकैटायन की तरह सोचना, ठीक है। इसे मान लेना, अगर कंफ्यूज हो तो कार्बोकैटायन लिख लेना अपने से, ठीक है। देखो 2 डिग्री है और ये हमारा एल्काइल ग्रुप है, प्लस आई लगा रहा है, ये भी हमारा प्लस आई लगा रहा है। अब फ्री रेडिकल अगर कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन को हमेशा क्या पसंद होता है, प्लस आई पसंद होता है, तो ये वाला प्लस आई की ज़्यादा पास में, ये वाला प्लस आई की ज़्यादा दूर में है, तो कौन स्टेबल होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर कहोगे तो फिर से वही कंडीशन, यहाँ पे देख लो ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो इसमें तो पूछना ही नहीं है कौन वाला सब ज़्यादा, 3 डिग्री वाला होगा, फिर 2 डिग्री वाला होगा, फिर 1 डिग्री वाला होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी होता है, सोच सकते हो, बाकी उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कार्बोकैटायन लिख लो, ठीक है ना, हाइपर कंजुगेशन हम बाद में बताएंगे, अभी ऐसे सोचो ये कार्बोकैटायन है तो वही आंसर होगा सिमिलर टू इसके, ठीक है ना, कर लेना। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ में रेजोनेंस का क्या एप्लीकेशन होता है ना, रेजोनेंस का एप्लीकेशन पार्ट पढ़ रहा है तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपसे पूछा है इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक है, अब एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको इंडक्टिव में कि सबसे पहले कंजुगेट बेस बनाओ, यहाँ बना लिए, यहाँ बना लिए, कार्बन आयन बन गया। अब कार्बन आयन जहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा अच्छा एसिड होगा, ठीक है ना। कार्बन आयन मतलब जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा ना, स्टेबल। अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखना, आपको रेजोनेंस में भी मैंने बताया कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब ये कार्बन आयन है तो कार्बन आयन भी रेजोनेंस करता है, तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आएगा। देखो ये नेगेटिव उठ के यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आएगा, देखो ये सेम ही तो हुए, तो ये 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। ऐसे इसमें ड्रा करोगे पूरा ये कार्बन आयन के यहाँ ऐसे, तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आएंगे लेकिन वो अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल। तो हमेशा याद रख लेना इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, इक्विवेलेंट वाला, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक होता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये वाला, ठीक है ना, फॉर्मिक एसिड कौन ज़्यादा फिनॉल एसिडिक होता है फॉर्मिक एसिड, तो ये कौन है, फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है कि ड्यू टू मोर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, कंजुगेट बेस बनाओ, बना लिए, यहाँ H+ निकाल के मोस्ट से H+ निकालना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है, अरे ये तो ज़्यादा स्टेबल मतलब ज़्यादा एसिडिक, ज़्यादा स्टेबल मतलब ज़्यादा एसिडिक हो गया ये वाला एसिडिक। यहाँ पे आप निकाल लो, यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, ये फिनॉल है, OH लिखा है वहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना। और ये हमारा ग्रुप कौन लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है, ये कौन लगा रहा है, माइनस आई। अच्छा एक चीज़ याद रख लेना, मेटा पे ना, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होता, ना तो रेजोनेंस ना तो मेसोमेरिक नहीं होता, नोट करके लिखना, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है वो केवल आर्थो और पैरा पे आता है, इसलिए रेजोनेंस और मेसोमेरिक नहीं होता है।
केवल मेटा पोजीशन पे, ठीक है ना, याद रखना। तो ये मेटा पोजीशन क्या होता है, ये हमारा इसके बगल में आर्थो होता है, इसके बगल मेटा, इसके बगल में पैरा, कोई ग्रुप के बगल आर्थो मेटा फिर पैरा होता है। तो मेटा पे हमारा हमेशा क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। यहाँ पे देखो ये माइनस आई भी लगाएगा, माइनस एम भी लगाएगा। तो कार्बो, अब यहाँ पे देखो एच प्लस कार्बो कंजुगेट बेस बना लिए, सब बना लिए, वो तो अंडरस्टूड होता है। अब कार्बन आयन को कौन पसंद होगा, हमेशा मैंने बोला कार्बन आयन को माइनस एम, अभी बताया था ना स्टेबिलिटी, माइनस आई माइनस आर, वही आर एम एक ही होता है। तो अब कौन ज़्यादा माइनस आई माइनस एम दिखा रहा है, सबसे ज़्यादा कौन है, ये वाला एच डी होगा सबसे ज़्यादा, तो डी वाला सबसे ज़्यादा होगा, फिर ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है ना, सी होगा, फिर उसके बाद इन दोनों में कौन होगा, ये तो प्लस आई तो कार्बन आयन को पसंद ही नहीं होता, इसमें तो एटलीस्ट कुछ प्लस आई भी नहीं है, ठीक है ना, इसमें प्लस आई है तो इसकी एसिडिटी घटा रहा है, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो ना घटा रहा है ना बढ़ा रहा है, तो फिर ये होगा, फिर पी होगा, ठीक है, ये होगा, याद रख लेना। अगर यहाँ पे बात करें तो ये वाला क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ क्या मैंने बताया था, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जहाँ पे इंक्रीज होती है बेसिसिटी इंक्रीज होता है। तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं, प्लस एम प्लस आई, ये बढ़ाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, मैंने बताया ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखो क्या होता है, माइनस आई, रेजोनेंस मेसोमेरिक तो होता ही नहीं मेटा पे। यहाँ पे हमारा ये देख लो, यहाँ पे ये भी लोन पेयर सब पे लोन पेयर है, वो अंडरस्टूड है। देखो ये तो माइनस आई और माइनस एम लगा रहे हैं, कौन कहे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाए, ये तो घटा रहा है, सबसे रद्दी होगा। और यहाँ पे तो ये घटा रहा है लेकिन इससे कम घटा रहा है, और यहाँ पे तो ना तो रेजोनेंस हो रहा है ना तो हाँ इंडक्टिव, तो मान लो सोच सकते हो रेजोनेंस तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि रेजोनेंस के लिए कंडीशन होती है डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। तो यहाँ पे देख लो सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पे कंजुगेशन ही नहीं आ रहा है, तो ये तो लोन पेयर पूरा से साफ बचा है। तो सब ज़्यादा चौथा वाला बेसिक होगा, फिर पहला वाला होगा, फिर तीसरा वाला होगा, और फिर दूसरा वाला होगा, दूसरा वाला सबसे लास्ट में होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। अब क्या बचा, हाँ आर्थो इफेक्ट आपको बता देते हैं। देखो ऑर्थो इफेक्ट आप याद रख लेना, ये हमेशा बेंजोइक एसिड के केस में लगाना, ठीक है ना, ये कंपलसरी है ये होना बेंजोइक एसिड। अगर उसके आर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा, चाहे वो प्लस एम चाहे माइनस एम चाहे प्लस आई चाहे माइनस आई, कोई भी ग्रुप लगा तो हमेशा मोस्ट एसिडिक होता है, उसे आंख बंद करके मोस्ट एसिडिक कहते हैं ना। एग्जाम्पल जैसे ए है बी है, इसमें एसिडिक ऑर्डर पूछे तो बेंजोइक एसिड बस देख लो, बाकी आंख बंद करके आर्थो इफेक्ट लगा दो, ये एसिडिक होगा। इसमें देखो इसमें पूछा जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो आंख बंद करके ये लगा दो, कहोगे सर इसमें भी तो है लेकिन इसमें दो हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो दो हैं तो इसलिए ये एसिडिक हुआ। इसमें कहोगे तो इसमें कौन होगा, बस बता लगा लो वही से। देखो यहाँ से एसिडिक स्ट्रेंथ आप ये एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल रहे हो, ध्यान देना, ठीक है ना, एसिडिक तो यहाँ पे वही कंजुगेट बेस कार्बन आयन बनाओगे, कार्बन आयन तो कार्बन आयन को माइनस आई माइनस एम ज़्यादा पसंद होता है, तो देखो ये माइनस एम माइनस लाई सी वाला ज़्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस एम और माइनस आई दोनों लगा रहे हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस आई लगा रहे हैं तो कुछ तो होगा, और यहाँ पे कुछ ये सॉरी ये तो आर्थो इफेक्ट लग रहा है, बहुत बहादुर है, तो सब ज़्यादा ए होगा ना, आर्थो इफेक्ट तो आँख बंद करके ए वाला कर देना। फिर उसके बाद सी होगा और फिर बी होगा। अब बी को पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ माइनस आई लगता है, मेजोमेरिक नहीं लगता है, ठीक है ना, रेजोनेंस, और यहाँ पे माइनस आई लग रहा है तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इन केस आप बेसिसिटी अगर बताना हो आर्थो इफेक्ट बेसिसिटी में कैसे लगता है, तो ये भी याद रख लो। देखो अगर एनिलीन, ये एनिलीन होना चाहिए, NH2 यहाँ कंपलसरी है, तो अगर इसके आर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगाए तो वो ज़्यादा मोस्ट बेसिक होता है, याद रख लेना। जैसे एग्जांपल है देखो, तो ये देखो एनिलीन है, इसके आर्थो पे लगा है ये ग्रुप, तो ये आंख बंद करके सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। फिर कौन बेसिक होगा, फिर बेसिक वाला रूल लगा लो वही, बाकी ये प्लस आई लगा रहा है, ये भी हमारा प्लस आई लगा रहा है, ठीक है। अब प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये ज़्यादा पास में है तो ये ज़्यादा डोनेट करेगा, तो ये फिर बी फिर सी, और ज़्यादा डोनेट करेगा तो ये लोन पेयर की एबिलिटी बढ़ाएगा तो मतलब बेसिसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना, ये हो गया। अब आपको हम SIP और SIR भी बता देते हैं। देखो SIR एंड SIP, देखो SIR हमेशा कब सोचना है, जब 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन हो तब ना। SIR के कारण बेसिसिटी इंक्रीज होती है, क्या होती है, बेसिसिटी इंक्रीज होती है। अब जैसे ये एग्जांपल देख लो, देखो ये हमारा 2 डिग्री अमाइन है, दिख रहा है सारे 2 डिग्री
एरोमेटिक अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन है। तो अब SIR मतलब क्या होता है ना, आर्थो पोजीशन पे कोई बल्कि ग्रुप लग जाए। तो देखो यहाँ पे ये ग्रुप है, यहाँ पे ये और बड़ा ग्रुप है, यहाँ पे तो और बड़ा ग्रुप है। तो जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतना ज़्यादा ये बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा SIR के कारण। तो CBA यही होगा, याद रख लेना। क्या बल्कि ग्रुप अगर आर्थो पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो बेसिसिटी हमारा बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगा। कब? 2 और 3 डिग्री के केस में, 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक एमाइन के केस में, ठीक है ना, याद रख लेना इसे। तो बेसिसिटी हमारा ये हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, याद रखना। अब देखो SIP क्या होता है, SIP इट इज अप्लाई ओनली इन केस ऑफ 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन के केस में लगाना। 1 डिग्री है तो ये लगा देना। SIP के कारण बेसिसिटी डिक्रीज हो जाता है ना। SIP के कारण क्या होता है, बेसिसिटी डिक्रीज होता है, बेसिसिटी डिक्रीज होता है। तो बस अब लगा लो। देखो अब SIP देखो, ये 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है। तो देखो यहाँ पे आर्थो पे इसके लगा है ग्रुप, लगा है ना। तो अगर आर्थो पे लगा है ग्रुप तो यहाँ पे क्या करता है, NH2 यहाँ पे तो आर्थो पे एक लगेगा। एक सेकेंड, इसको हम बताते हैं। यहाँ पे ये आर्थो पे लग जाएगा, ठीक है। देखो डियर, यहाँ पे ना क्या होगा हमारे हिसाब से नहीं, यही होगा कि देखो यहाँ पे ना मैंने आपको बताया कि एनिलीन के केस में आपको आर्थो इफेक्ट लगाना है, बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। वो डियर गलत था, वहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना। आपको ऐसे नहीं सोचना है, ये गलत, ये इसे आप अभी भूल जाइए, ठीक है ना। ये गलत था, डाउट नहीं, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, इसे अभी अब मत सोचिए। मैं इसको बाद में बताऊँगा ये क्या होता है, ठीक है ना। इसको अभी रहने दीजिए, नॉर्मल तरीके से इसको सोचिए। देखिए नॉर्मल तरीके से क्या देखना है इसमें, यहाँ पे बस क्या करना है, जैसे बेसिसिटी क्या करना है, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे ये प्लस आई लगाएगा, CH3 यहाँ पे प्लस आई लगाएगा, और यहाँ पर भी ये प्लस आई लगाएगा, ठीक है। तो ये प्लस आई लगाएगा तो जो ज़्यादा पास में होगा वो ज़्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा। तो बताओ कौन ज़्यादा बेसिक होगा, कौन ज़्यादा बेसिक होगा, हमारा सब ज़्यादा बेसिक कौन होगा, सब ज़्यादा होगा ये वाला पास में है तो ये ज़्यादा प्लस आई लगाएगा, तो ये सब ज़्यादा ए होगा, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद आप कौन ये एक सेकेंड, ए वाला भी नहीं, ये सॉरी ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे सी वाला सबसे ज़्यादा होना चाहिए। देखो यहाँ पे सबसे पहले कौन होगा, सी होगा, क्योंकि हम बताते हैं आपको, सी होगा और फिर क्या होगा, बी होगा और फिर क्या होगा, CB, फिर ये। अभी तो मैंने बताया SIP क्या होता है, इट इज अप्लाई इन केस ऑफ 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, क्लियर है, ठीक है ना। 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन तो है, ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये SIP लगा रहा है, SIP लगा रहा है, ऐसा यहाँ आर्थो पे SIP लगा रहा है। SIP मतलब बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये तो सबसे ये कम बेसिक हो जाएगा, ठीक है ना, कम बेसिक। तो ये एक बात क्लियर होगा, यहाँ SIP के कारण बेसिसिटी इसकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। SIP के कारण बेसिसिटी डिक्रीज हो गई। और यहाँ पे देखो प्लस आई लगा रहा है, तो SIP केवल आर्थो पे पोजीशन पे लगता है। SIR या SIP केवल आर्थो पे, केवल कहाँ पे लगाना है, आर्थो पे सोचना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो देखो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फिर B हो जाएगा। B क्यों हो जाएगा, ध्यान देना, B क्यों हो जाएगा आप बताओ। क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे हमारा ये थोड़ा सा दूरी पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप हमारा प्लस आई लग रहा है और यहाँ पे हमारा प्लस M भी लग रहा है, याद है आपको, हमने बताया था। यहाँ पे हमारा प्लस आई प्लस M लग रहा है और इस पे ऐसे देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ इस पोजीशन पे हमारा मेजोमेरिक तो लगता नहीं प्लस M, तो यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, फिर ये बढ़ाएगा, फिर ये तो घटाएगा, ठीक है ना। तो CBA। और मैंने जो ये बताया था आपको आर्थो पे, ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है ना। SIP ये गलत बता दिया था, ठीक है ना, मैंने, ध्यान देना, इसको बिल्कुल काट देना, ऐसे सोचना है। SIP के कारण बेसिसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। अब देखो चाहो तो एक क्वेश्चन और आप कर लो, आपको अगर जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे मान लो NHME है और ऐसे है, तो NHME है, ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे NHME है और यहाँ पे ऐसे है। तो आपको क्या बताना है, बेसिसिटी बताना है। बेसिसिटी आप सोचो SIR होगा कि SIP होगा। देखो ये 2 डिग्री अमाइन है,
2 डिग्री अमाइन है, तो ये 2 डिग्री अमाइन है। और देखो ये SIR 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में सोचना है, और SIR के कारण बेसिसिटी इंक्रीज होती है, सबसे बड़ी बात। तो देखो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा पहले बताओ। ये आर्थो पे ग्रुप लगा तो यहाँ पे हमारा ये SIR होगा, बेसिसिटी इंक्रीज कर देगा, तो सब ज़्यादा ए होगा, A लिख दो पहले, ए होगा, ठीक है। उसके बाद कौन होगा, यहाँ पे ये CH3 प्लस है हम, और प्लस आई लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यहाँ पे केवल प्लस आई लग रहा है, तो ए होगा, फिर सी होगा, और फिर बी होगा। ये हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ये होगा कॉन्सेप्ट। अब अगली क्लास में हम देखेंगे एरोमेटिसिटी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि ये वीडियो लंबी होती जा रही है, ठीक है ना। तो डियर अगली क्लास में मिलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे, अगला एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे रेजोनेंस का। ओके डियर, थैंक यू।